अच्छा जी, अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेटनस। ठीक है, टेटनस का इन्होंने सबसे पहले एक टिपिकल केस प्रेजेंट किया है कि 10 year old इन्फेंट प्रेजेंट्स विथ फीवर, इनएबिलिटी टू सक एंड इनएबिलिटी टू ओपन माउथ। ठीक है, फीवर भी है, इनएबिलिटी टू सक एंड इनएबिलिटी टू ओपन माउथ। और जब उसकी एग्जामिनेशन की गई उस 10 साल के इन्फेंट की, तो उसका अम्बिलाइकस जो है वो सेप्टिक है। ठीक है, यानी उसमें इन्फेक्शन हुआ है। ऑन टचिंग ही डेवलप्ड कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस भी हो रही हैं बच्चे को। तो ये एक टिपिकल टेटनस का केस है। सबसे पहली बात, टेटनस जो है याद रखें क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ना एक स्पोर फॉर्मिंग एन एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलस है। स्पोर बनाता है, ग्राम पॉजिटिव है और एन एरोबिक है। स्पोर्स इसके जो होते हैं ना वो हीट और बॉइलिंग को भी रेजिस्टेंट होते हैं। अब क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की जो वेजिटेटिव फॉर्म्स हैं ये हीट या डिसइंफेक्टेंट को ससेप्टेबल होंगी। स्पोर याद रखिएगा ना तो हीट से किल होता है ना बॉइलिंग से, लेकिन इसकी वेजिटेटिव फॉर्म फिर भी हो सकती हैं हीट से और डिसइंफेक्टेंट से ससेप्टेबल है। अच्छा, इसके क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के जो स्पोर्स हैं ये हमें हाउस डस्ट में मिल सकते हैं। ठीक है, घर में जो डस्ट है उसमें ये पाए जा सकते हैं, फीसेस ऑफ द एनिमल्स में। स्पोर्स जो है वो सॉइल में सालों तक सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, किल नहीं होते, रेजिस्टेंट है, सालों सॉइल में रहते हैं। और ये स्पोर्स बॉडी में डीप पंचर्ड वोंड के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, डीप पंचर्ड वोंड अगर होगा, कोई भी कील लगी, कोई भी डीप पंचर्ड वोंड हुआ, तो उसमें ये स्पोर्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे। अच्छा, न्यूबॉर्न का जो अम्बिलाइकस होता है ना ये यूजुअल सोर्स होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, अम्बिलाइकस जिस तरह यहाँ पे केस में भी इन्होंने बताया ना कि अम्बिलाइकस सेप्टिक है और ऑन टचिंग ही डेवलप्ड कन्वर्जेंस, तो अम्बिलाइकस ज़्यादा होता है न्यूबॉर्न। उसके बाद इसके टॉक्सिन्स इन्होंने बताए हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ना 2 एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक होता है टेटनोस्पाज्मिन, दूसरा टेटनोलाइजिन। ये 2 एक्सोटॉक्सिन है, टेटनोस्पाज्मिन, टेटनोलाइजिन। ये जो टेटनोस्पाज्मिन ही है जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक है, जो बच्चे में देखिए कन्वर्जेंस करवा रहा है न्यूरोटॉक्सिन, ये टेटनोस्पाज्मिन है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, वैसे देखिए टेटनस जो है ना ये मेजर कॉज है मॉर्टेलिटी का अनवैक्सीनेटेड पर्सनस में भी। ठीक है, अगर हम अनवैक्सीनेटेड हों तो अनवैक्सीनेटेड लोगों में ये मॉर्टेलिटी करवा सकता है। और जो अनवैक्सीनेटेड मदर्स के न्यूबॉर्न्स होते हैं, स्पेशली वो न्यूबॉर्न जिसका अम्बिलाइकस जो है वो टेटनस स्पोर्स के साथ कंटेमिनेट हो गया हो। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे होगा, तो देखिए बहुत से मीन्स होते हैं जिसमें एक ये भी है कि जिस तरह दाई डिलीवरीज करवाती हैं तो वो जो है ना अम्बिलाइकस को कट करने के बाद वो एसेप्टिक टेक्निक्स के ज़रिए नहीं करवा रही होती अक्सर, तो उसको अम्बिलाइकस को कट करके फिर उसमें राख जो होती है जिसको ऐश कहते हैं वो लगा देते हैं बच्चों को। अब वो ऐश ऑब्वियसली सॉइल भी उसमें मिक्स होगी तो उसमें और स्पोर्स भी हो सकते हैं टेटनस के, तो फिर वो अम्बिलाइकस को कंटेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें टेटनस होता है, बच्चे जिनकी माएँ अनवैक्सीनेटेड हैं, स्पेशली जिनकी न्यूबॉर्न्स का अम्बिलाइकस कंटेमिनेटेड हो टेटनस स्पोर्स के साथ, तो उनको ये टेटनस मोर्टेलिटी करवाता है। अच्छा, टेटनस ना एसोसिएटेड हो सकता है विद डर्टी एंड कंटेमिनेटेड वूंड, थॉर्न प्रिक्स एंड एयर पियर्सिंग। ठीक है, ये जो कान जो है एयर पियर्सिंग करवाई जाती हैं वो भी अगर कंटेमिनेटेड नीडल से हो उसमें भी स्पोर्स चले जाएंगे। मैंने कहा ना डीप पंचर वूंड में, तो जैसे अगर कील लग गई, स्पेशली जो रस्टेड जिसमें जंग लगा हुआ हो, कहीं पे भी गार्डन में कील है कोई, वो अगर डीप पंचर वूंड करवा देती है तो उसमें भी हमें टेटनस की प्रोफाइलेक्सिस लगानी होती है अगर केस कोई ऐसा केस आया है हमारे पास, क्योंकि उसमें स्पोर्स हो सकते हैं। ठीक है, और थॉर्न प्रिक्स जो कांटा लग गया, या गार्डन्स जो जिस तरह रोज़ फ्लावर में कांटे होते हैं तो उसमें भी वो अगर प्रिक लग गया, कोई और ऐसी कांटेदार चीज़ जो पंचर वूंड करवाए, तो यानी कंटेमिनेटेड हो सकता है, तो हमने फिर प्रोफाइलेक्सिस देनी होगी। वो सारा हम देखेंगे क्या देते हैं उसमें। ठीक है, तो यानी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, जैसे इंजरी हुई ना किसी भी मीन्स से, तो उसके 2 से 14 दिन के बाद जो है ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स वगैरह क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पैथोजेनेसिस देखें। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के जो स्पोर्स हैं ना वो वूंड में इंट्रोड्यूस हुए और फिर ना वहाँ पे जाके ये कन्वर्ट होते हैं अपनी वेजिटेटिव फॉर्म में। ठीक है,
जैसे पंचर हुआ, स्पोर्स अंदर गए, वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेजिटेटिव फॉर्म में। अब वेजिटेटिव जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो ये एक्सोटॉक्सिन्स बना देगा जो मैंने आपको बताया। टेटनोस्पाज्मिन बनाएगा अंडर द लो एम्बिएंट ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने कहा ना ये एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो लो ऑक्सीजन में ये अपना एक्सोटॉक्सिन टेटनोस्पाज्मिन बनाएगा। टेटनोस्पाज्मिन करता क्या है, ये हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, उनके साथ इरिवर्सिबली बाइंड हो जाएगा और फिर रेट्रोग्रेड ट्रैवल करेगा सीएनएस की तरफ। ठीक है, सीएनएस की तरफ जाएगा, वहाँ पे स्पाइनल पे साइनेप्टिक इनहिबिटरी साइनेप्सिस को इनहिबिट करेगा, यानी ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा। ये आपने याद रखना है। टेटनोस्पाजिन बना, वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करेगा एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिर ऊपर जाएगा सीएनएस की तरफ, वहाँ पे इनहिबिट करेगा स्पाइनल प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी साइनेप्सिस को, यानी एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा कि तुम रिलीज़ मत हो। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन्स लॉस हो गए, जो कि मैनिफेस्ट करेंगे एज अ स्पाज्म ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल, यानी हमारे जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स हैं उनका स्पाज्म हो जाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं हो रहा, उसको इसने इनहिबिट किया है टेटनोस्पाज्मिन ने। ठीक हो गया, तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में स्पाज्म आ गया, तो उसके नतीजे में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और कैरेक्टरिस्टिक लोकलाइज्ड स्पाज्म होंगे और रिजिडिटी होगी। ठीक है, बॉडी में। तो ये इसकी है पैथोजेनेसिस, सिंपल सी थी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की। अच्छा, अब टेटनस नियोनेट्रम क्या है, क्योंकि हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखें यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं ना टेटनस नियोनेट्रम के, वो 3 से 10 दिनों के बाद अपीयर होते हैं आफ्टर द बर्थ एंड इस पैटर्न इज़ जनरलाइज्ड। मैंने कहा कि मदर अनवैक्सीनेटेड है अगर न्यूबॉर्न की, तो उस न्यूबॉर्न को भी टेटनस होता है। फिर मैंने कहा था स्पेशली अगर अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटामिनेटेड हो, तो अगर बच्चा न्यूबॉर्न पैदा हुआ है तो उसके सिम्टम्स ना 3 से 10 दिन के बाद अपीयर होते हैं बर्थ के बाद, और वो जनरलाइज्ड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें इनिशियल जो सिम्टम होता है वो यही होता है कि बच्चा सक नहीं कर पा रहा, वही सारे मसल्स वाला मसला हुआ है ना, टेटनोस्पाजिन ने कर दिया उसको, मसल्स को रिजिड, स्पाज्म करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है। तो पहले तो बच्चा सक नहीं कर पा रहा, अपना माउथ खोल ही नहीं पा रहा, तो उसको कहते हैं ट्रिस्मस। इनएबिलिटी टू ओपन माउथ इज़ नोन एज ट्रिस्मस, या उसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं, लॉक हो गया जॉ। ठीक है, वो सारा स्पाज्म की वजह से उसका मुंह नहीं खुल रहा, तो ट्रिस्मस या लॉक जॉ होगा। इनएबिलिटी टू सक, स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल्स क्या करेंगे, जॉ को इमोबिलाइज कर रहे हैं, और उससे ना एक सार्डोनिक ग्रिन प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं रिसस सार्डोनिकस। ठीक है, वो एक खास किस्म की एक फेशियल ग्रिमेस होती है या ग्रिन होती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल स्पाज्म हो रहा है फेस के मसल्स का, फेशियल मसल्स का, तो वो एक ख़ास चीज़, जैसे ईविल स्माइल नहीं होती, उस तरह की स्माइल ग्रिन जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस हो रही है। ये सारा फेशियल मसल की इमोबिलाइजेशन की वजह से ये ग्रिन प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम नाम दे रहे हैं रिसस सार्डोनिकस, वो जो स्माइल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वो आपने देखी होगी। इसके अलावा विद इन 12 to 24 आवर्स, ठीक है, 12 से 24 घंटों के अंदर अब क्या होगा, बच्चे को जनरलाइज्ड टोनिक मस्कुलर कन्वल्जन्स होंगी। ठीक है, पूरी बॉडी में टोनिक होंगी। टोनिक यानी इसमें रिलैक्स नहीं होगा मसल, पूरी बॉडी के मसल्स जो है स्टिफ हो जाएंगे, पर्सन की कॉन्शियसनेस लूज होगी और जो है स्टिफनेस होगी मसल्स की। ठीक है, टोन ज़्यादा हो जाएगी, टोनिक हो जाएगा कन्वल्जन्स, ऐसी कन्वल्जन होगी जिसमें टोन बढ़ जाएगी मसल्स की। ये 12 से 24 घंटों के अंदर हो रहा है। इसके अलावा बच्चे के एब्डोमिनल मसल्स भी रिजिड हो जाएंगे, और जो बैक के मसल्स हैं उनमें स्पाज्म होंगे, तो उससे ओपिस्थोटोनस होगा। ओपिस्थोटोनस जो है ना, एक स्टेट होती है एक्सट्रीम मसल स्पाज्म की, जिसमें हेड, नेक और स्पाइनल कॉलम जो है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड आर्क करता है, और बॉडी ना एक ब्रिज की तरह, या जिस तरह क्रिसेंट शेप्ड मून होता है, इस तरह से बॉडी आर्क शेप में हो जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओपिस्थोटोनस। अच्छा, इसके अलावा इसने कहा है कि ये जो स्पाज्म हो रहे हैं टेटनस में, ये बच्चे को ना प्रेसिपिटेट होंगे जब बच्चे को टच किया जाएगा नॉइज़ से,
यानी शोर वगैरह, ब्राइट लाइट, लेकिन पूरा बेबी जो है वो फुली कॉन्शियस होता है ड्यूरिंग द स्पाज़म, यानी होश में होता है। जब उसको स्पाज़म हो रहा है उस टाइम पे वो कॉन्शियस है, और ये चीज़ें हैं जो उसको प्रेसिपिटेट करती हैं स्पाज़म को। अच्छा, बेबी को जो है ना हाई टेम्परेचर डेवलप हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकती है अगर जिसमें सेप्टिक अम्बिलाइकस है, ठीक है, तो उसमें जॉन्डिस होगा, टेम्परेचर होगा। अच्छा, इसके अलावा साइंस और सिम्टम कह रहा है कि पहले जो 3 से 7 दिन होते हैं ना इलनेस के, तब साइंस और सिम्टम इसके इंक्रीज़ होंगे, और फिर ना ये स्टेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। एंड इन दोज केसेस वो बच्चे जो बच जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनके सिम्टम फिर 2 से 6 हफ्तों के ही अंदर सबसाइड कर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 to 7 डेज़ में, 3 से 7 दिन में इसके इंक्रीज़ होंगे टेटनस के सिम्टम, अगले हफ्ते में स्टेबल होगा, फिर 2 से 6 हफ्ते लगेंगे जब ये सबसाइड करेगा, वो भी उनमें जो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मॉर्टेलिटी इसमें हाई है। डायग्नोस कैसे करते हैं हम टेटनस को? वैसे मेनली इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल है। यहाँ पे पिक्चर भी देखें, 10.8 में बेबी है जिसमें टिपिकल हमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं टेटनस की। ये है ओपिस्थोटोनस, जो इसकी बैक आर्क हुई हुई है ऐसे, ठीक है। स्पाज़म है इसके पूरी बॉडी में मसल्स पे, और इसको एनजी ट्यूब भी लगी हुई है क्योंकि ये लॉक जा हो गया होगा इसको ट्रिस्मस, ठीक है। और जनरलाइज टॉनिक मस्कुलर कन्वर्जेंस हो रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है। अब हमने इसको डायग्नोसिस, वैसे इसकी पूरी ये क्लिनिकल होती है। टेटनस नियोनेट्रम में जो बेबीज़ हैं, बेबीज़ जो मोस्ट डिलीवर होते हैं घर पे, और वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 7 दिन के होते हैं, 7 days ओल्ड, और वो बच्चा फेल टू सक है, उसको क्रिसमस भी हो रहा है, मस्कुलर स्पाज़म हुआ है, और उनका सेंसोरियम वैसे क्लियर है। ये हमें टेटनस नियोनेट्रम में साइंस मिलते हैं, साइंस सिम्टम। वो बच्चा जिसको हिस्ट्री है वूंड की, कोई चोट लगी थी या कान से डिस्चार्ज आ रहा है, एयर डिस्चार्ज, और उस बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस है, जो मैंने कहा ना, फेशियल अपीयरेंस, फेशियल मसल्स इमोबिलाइज हो जाते हैं, जॉ को इमोबिलाइज कर देते हैं, सार्डोनिक ग्रिन होती है, रिसस सार्डोनिकस एक स्माइल होती है खास किस्म की, तो इस तरह की उस बच्चे में फेशियल अपीयरेंस भी है, और मसल स्पाज़म भी हुए हैं। बच्चे को एयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री है या वोंड की हिस्ट्री है, तो ये भी हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, नॉन वैक्सीनेशन में जो हिस्ट्री है वो भी प्रेजेंट होती है मोस्ट केसेस में, कि बच्चा नॉन वैक्सीनेटेड है, तो उससे भी हमें हेल्प मिलेगी कि ये टेटनस का केस हो सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस में ब्लड काउंट और CSF हमें नॉर्मल मिलते हैं, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नॉर्मल होगा, ब्लड काउंट नॉर्मल होगा, ब्लड शुगर और कैल्शियम लेवल्स भी याद रखें नॉर्मल ही होंगे। EEG हम जब करवाएंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम, वो भी हमें नॉर्मल मिलता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का ग्राम स्टेन जो है सिर्फ 1/3 ऑफ द केसेस में ही हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, ग्राम स्टेन। तो वैसे मेनली इसकी जो डायग्नोसिस है वो आपने याद रखना है, दिस क्लिनिकल। यहाँ तक हमने जो है सबसे पहले देखा कि, थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि ये अक्यूट स्पास्टिक पैरालाइटिक डिजीज़ होती है टेटनस, ठीक है, अक्यूट होती है स्पास्टिक पैरालाइटिक क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से, जो कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। स्पोर्स जो है डस्ट में पाए जाते हैं, सॉइल में, और ये बॉडी में ब्रोकन स्किन या पंचर्ड वूंड के थ्रू क्रिएट अंदर बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है, वूंड वगैरह के थ्रू या ब्रोकन स्किन के थ्रू। तो क्लिनिकल फीचर में हमने इसको ट्रिस्मस देखा, बच्चे में लॉक जा होगा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। दूसरा रिसस सार्डोनिकस, जो एक ग्रिनिंग एक्सप्रेशन होता है फेशियल मसल के स्पाज़म की वजह से। ओपिस्थोटोनस, मसल्स की स्पाज़म की वजह से बैकवर्ड आर्किंग ऑफ द हेड, नेक एंड स्पाइन। ड्रूलिंग होगी, फीवर, स्वालोइंग डिफ़िकल्टी एंड कन्वर्जेंस। डायग्नोसिस हमने देखा क्लिनिकल है। अच्छा, इसमें अब हमारा डिफरेंशियल क्या बनता है? टेटनी हमारा डिफरेंशियल हो सकता है, तभी हमने कहा कि कैल्शियम लेवल है यहाँ पे हमें नॉर्मल मिलेंगे, क्योंकि टेटनी जो है उसमें कार्पोपीडल स्पाज़म होता है, जो है स्पाज़म हो जाता है मसल्स का, स्पेशली कार्पोपीडल, हाथ यूँ घूम जाता है बिल्कुल, लेकिन उसमें ट्रिस्मस नहीं होगा टेटनी में। और कैल्शियम लेवल्स करवाएंगे तो वो हमें लो मिलेंगे। यहाँ पर टेटनस में देखिए कैल्शियम लेवल, तभी हम उसको रूल आउट करने के लिए करवा रहे हैं, तो ये नॉर्मल मिलेंगे। दूसरा हमारा डिफरेंशियल है टेटनी के अलावा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो यहाँ हम CSF भी करवा रहे थे, वो हमें नॉर्मल मिलता है, लेकिन अगर मेनिंजाइटिस होता तो CSF एबनॉर्मल होता और ट्रिस्मस ना होता। तीसरा हमारा डिफरेंशियल है एनसेफेलाइटिस, उसमें भी वही बात, CSF एबनॉर्मल होना चाहिए, ट्रिस्मस नहीं होना चाहिए। और लास्टली याद रखिए स्ट्राइकनीन पॉइजनिंग जो है उसमें जो है ना कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस के दरमियान कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं होती, ठीक है, स्ट्राइकनीन पॉइजनिंग में, और ना ही उसमें ट्रिस्मस होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा डिफरेंशियल है। अब हम इसकी मैनेजमेंट देखें, हमारा एम क्या होता है मैनेजमेंट का? सबसे पहले तो मैनेजमेंट आप याद रखें कि सपोर्टिव है, ठीक है,
जिसमें हम जो है गुड नर्सिंग केयर देनी है बच्चे को, मिनिमल वॉइस में डार्क रूम में रखना है क्योंकि लाइट और ये सारी चीज़ें नॉइज़ उसको प्रेसिपिटेट कर रही है ना स्पाज़म को, तो उसको इस तरह रखेंगे। एडिक्वेट फ्लूइड देंगे, ऑक्सीजन और सक्शन देंगे व्हेन नेसेसरी। एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि हम एक्सोटॉक्सिन के सोर्स को रिमूव करें जो टेटनोस्पाज्मिन है, ठीक है, और बाकी जितना भी उसके सर्कुलेशन में टॉक्सिन है ना, रिमेनिंग सर्कुलेटिंग टॉक्सिन, उसको न्यूट्रलाइज करें इससे पहले कि वो सीएनएस में जाए और न्यूरल टिश्यूज़ के साथ फिक्स हो, तो उसको हमने न्यूट्रलाइज़ करना है, ठीक है। सोर्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन को रिमूव करना है, जो रह गया है उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, और तीसरा हमने सपोर्टिव केयर देनी है जब तक कि टेटनोस्पाज्मिन मेटाबोलाइज नहीं होता। तो अब जो स्पेसिफिक मेजर्स हमने करने हैं उसमें हमने सबसे पहले तो जो सर्कुलेटिंग टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। याद रखिए उसमें हम देते हैं एंटी टेटनस सीरम ATS। ये हॉर्स का एंटी टेटनस सीरम होता है। 50,000 से 1 लाख यूनिट हम लगाएंगे। इसका आधा डोज़ हमने बच्चे को इंट्रामस्कुलरली देना है, और याद रखें आधा डोज़ हम IV में देंगे, लेकिन एट मिनिमम, यानी स्पेशली अगर न्यूबॉर्न भी है कम से कम उसको 10,000 यूनिट देना है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 50,000 to 1 लाख हम आधा आधा करके दे रहे हैं, मिनिमम कम से कम भी 10 तक देना है, 10,000 यूनिट। तो ये हम एंटी टेटनस सीरम दे रहे हैं ताकि सर्कुलेटिंग टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो। दूसरा हम दे रहे हैं ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी देंगे। 3,000 से 6,000 यूनिट्स होते हैं। ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये एंटीबॉडी है, इंट्रामस्कुलर देंगे सिंगल डोज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ताकि वही सर्कुलेटिंग टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो, क्योंकि इसकी जो है लॉन्गर हाफ लाइफ है 30 दिन तक, तो इसमें कोई चांस नहीं होता सीरम सिकनेस का, ठीक है। याद रखें हमारे पास ऑप्शन है, वो हॉर्स का था, ये ह्यूमन का है, तो या तो हम वो हॉर्स एंटी टेटनस सीरम देते हैं, ठीक है, 1 लाख यूनिट, या फिर हम ये ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 3,000 to 6,000 यूनिट दे रहे हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सर्कुलेटिंग टॉक्सिन। दूसरा स्टेप होता है, ये पहला स्टेप हो गया, दोनों में से कोई एक दे। दूसरा है कि ह्यूमन वाले में से एलर्जी कम होगी, सीरम सिकनेस कम होगी। अच्छा, उसके बाद मिनिमम सिंगल डोज जो है टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन का, स्पेशली न्यू बॉर्न्स में, वो है 500 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली। इट इज़ नेसेसरी टू गिव द टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन डायरेक्टली इनटू द वूंड, ठीक है। ये अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसको वूंड में दो इम्यूनोग्लोबुलिन, आपने बस इंट्रामस्कुलर लगाना है, कम से कम 500 यूनिट, वरना वैसे जो डोज है वो 3,000 to 6,000 यूनिट है। अच्छा, ये हो गए एंटी टॉक्सिन। दूसरा है स्पेसिफिक में हमारे पास एंटीबायोटिक। अच्छा, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन 2 लाख यूनिट पर kg पर डे 4 डिवाइडेड डोजेज में हम देंगे 10 से 14 दिन तक, ताकि जो वेजिटेटिव क्लोस्ट्रीडियम टेटना है वो किल हो जाए, ठीक है। हम क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन दे रहे हैं 2 लाख यूनिट्स पर kg के हिसाब से पर डे, और इसको 4 डिवाइडेड डोज में 10-14 दिन देंगे। बाकी एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द पेनिसिलिन। वैसे मेट्रोनिडाजोल भी इक्वली इफेक्टिव होती है, 500 मिलीग्राम हम देंगे 8 आवरली, हर 8 घंटों के बाद। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन वैसे बड़े बच्चों में देते हैं, 8 साल से बड़ों में, ठीक है, उन बच्चों में ये दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन टेटनस के लिए, अगर बच्चा पेनिसिलिन को एलर्जिक है, ठीक है। फिर आते हैं सपोर्टिव मेजर। ये हो गए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हमने एम्स देखे, फिर हमने स्पेसिफिक मेजर देखे। अब स्पेसिफिक मेजर के बाद स्पेसिफिक में एंटीटॉक्सिन एंटीबायोटिक है। अच्छा, सपोर्टिव में सबसे पहले है सिडेशन। देखिए, सारे पेशेंट जिनको टेटनस हुआ है, जनरलाइज टेटनस, तो उनको मसल रिलैक्सेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि स्पाज़म हो रहा है पूरी बॉडी मसल में, तो हम इंजेक्शन देते हैं डायाज़ेपाम का 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर kg IV में हर 3 से 6 घंटों के बाद, ताकि उसके मसल स्पाज़म कंट्रोल हो, ठीक है। मसल स्पाज़म के लिए हम IV में ये डायाज़ेपाम दे रहे हैं हर 3 से 6 घंटों के बाद, 0.1 से 0.2 मिलीग्राम। अच्छा, क्लोरप्रोमाज़ीन पे ऐड की जा सकती है सिरप, लार्गेक्टिल के नाम से आती है, क्लोरप्रोमाज़ीन की सिरप है 10 to 15 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से, ये फिट्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। इसके अलावा सेडेशन में कह रहा है कि हम फिनोबार्बिटोन या पारएल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं। एडिक्वेटली सिडेटेड चाइल्ड इज़ वन हुज रेस्पिरेशन इज़ नॉट डिप्रेस्ड। इतना वो सही से हमने सिडेट अगर किया है तो वो बच्चा जिसकी रेस्पिरेशन सप्रेस ना हो, डिप्रेस ना हो। एंड ओकेजनल मस्कुलर स्पाज़म इज़ एक्सेप्टेबल, अगर एक आध होता है स्पाज़म तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतना नहीं देना कि उसकी रेस्पिरेशन ही डिप्रेस हो जाए। ओवर सिडेशन अगर हमने कर ली तो कैसे पता लगेगा,
बहुत ज़्यादा अगर हमने दे दिया तो बच्चे की शैलो रेस्पिरेशन होगी और डिमिन्यूशन ऑफ मसल टोन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी ख़तरनाक है, ऐसा नहीं करना, हमने ओवर सेडेशन नहीं देना, ठीक है। बच्चा अगर शैलो रेस्पिरेशन ले रहा है तो मतलब वो बेचारे को आपने ओवर सेडेट कर दिया है। तो सेडेशन में वैसे हम सिर्फ ये डायज़ेपाम ही देंगे 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर केजी हर 3 से 6 घंटे के बाद। क्लोरप्रोमाजीन ऐड की जा सकती है, ठीक है। फिर दूसरा सपोर्टिव में फीडिंग है। अच्छा, जिस तरह तस्वीर भी थी, एनजी ट्यूब के ज़रिए हम हाफ ओज फीड देंगे हर घंटे पे, हाफ आउंस, ठीक है, हर घंटे पे ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। और फिर 1 आउंस देंगे एवरी 2 आवर्स, यानी हर 2 घंटे पे 1 आउंस फिर देंगे, ठीक है। पहला हफ्ता जब चल रहा है, दूसरे हफ्ते में फिर स्टेबल होता है ना बच्चा, तो अभी पहला हफ्ता है तो आधा आउंस देते रहेंगे हर घंटे पे। फिर दूसरे हफ्ते में जो है ना हर 2 घंटे पे 1 आउंस देंगे, जब तक कि फिर बच्चा ओरल फीडिंग पे आ जाए। तो ये एनजी के ज़रिए हम दे रहे हैं। डेली मिल्क रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 से 120 ml पर केजी पर डे। थर्ड, फीडिंग के अलावा आता है नर्सिंग केयर। अच्छा, नर्सिंग केयर में जिस तरह अम्बिलाइकस सेप्टिक था ये, तो हम अम्बिलाइकस को भी जो है क्लीन करना होगा, न्यूबॉर्न का, या फिर वूंड अगर हुआ है इन्फेंट को या चिल्ड्रन को, उसको क्लीन करना है। बच्चे को जो है क्वाइट इन्वायरमेंट में रखना है, फ्री फ्रॉम द नॉइज़ एंड विजुअल स्टिमुलाई। चेंज द पोस्चर एंड ऑब्जर्व फॉर द एपनिक स्पेल्स, ठीक है। एपनिक स्पेल्स के लिए देखेंगे, पोस्चर चेंज करेंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करनी है। बच्चे में फ्रीक्वेंट सक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउथ, स्किन, ब्लेडर और बाउल केयर ये सारी नेसेसरी है। अगर नीड अराइज हो तो हम बच्चे को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसमें हो गई मैनेजमेंट। अब आती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में 2 ही चीज़ें याद रखें मोटी सी, डीपीटी इम्यूनाइजेशन, दूसरा टेटनस प्रिवेंशन फॉलोइंग एन इंजरी, वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो डीपीटी इम्यूनाइजेशन है। एक्चुअली डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस का जो टीका लगता है बच्चों को ईपीआई के अकॉर्डिंग, वो अगर लगा हो तो बच्चों को टेटनस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, टेटनस नियोनेट्रम में कह रहा है कंडक्ट डिलीवरीज इन द हॉस्पिटल। पहले तो ये प्रिवेंशन है, दाइयाँ वगैरह ये ना करवाएं तो अच्छा है, ठीक है। दाइस को हमने ट्रेन करना होता है, अगर वो करवा भी रही हैं तो एसेप्टिक टेक्निक में आप कैसे करेंगी, ठीक है, उनको ट्रेन करना चाहिए। इम्यूनाइज द बेबी फॉलोइंग डिजीज़ एज इट डज़ नॉट कन्फर इम्यूनिटी, ठीक है। डिजीज़ हो गई है बच्चे को, टेटनस हो गया है, फिर भी हमने इम्यूनाइज़ करना है, क्योंकि उससे ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनिटी हो गई डेवलप, हम इम्यूनाइज़ करेंगे। मदर को भी प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनाइज़ करना होता है। मदर को आपको पता है कि 2 इंजेक्शंस लगते हैं टेटनस टॉक्सोइड के 4 वीक्स अपार्ट, ठीक है, दोनों में 4 वीक्स का फासला होता है, और ये उसको इंजेक्शन 2nd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में लगता है, टेटनस टॉक्सोइड। अच्छा, जो लास्ट इंजेक्शन होता है वो एटलीस्ट 4 वीक बिफोर द डिलीवरी लगाना होता है। डिलीवरी से 4 हफ्ते पहले मदर को लास्ट टेटनस का इंजेक्शन लगता है। अच्छा, ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम अम्बिलाइकल स्टम्प को जो है एक्सरसाइज करें इन द नियोनेटल टेटनस, ज़रूरी नहीं है। प्रोग्नोसिस कैसी है? अच्छा, प्रोग्नोसिस से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको प्रिवेंशन में भी बताया कि डीपीटी की इम्यूनाइजेशन भी है। दूसरा जो है टेटनस प्रिवेंशन इंजरी के बाद जो होती है, अगर बच्चा सपोज़ अनइम्यूनाइज्ड है तो उसको हम एंटी टेटनस सीरम देंगे इंट्रामस्कुलर, और उसको 1 डोज टेटनस टॉक्सोइड का दे देंगे। उसी वक्त दे देंगे जब हमने सीरम दिया है एंटी टेटनस सीरम, तो टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन का भी 1 डोज देंगे, लेकिन डिफरेंट साइट पे देंगे, ठीक है, जगह दूसरी होगी। ये पहला डोज हो गया। दूसरा डोज टॉक्सोइड का 6 हफ्तों के बाद, तीसरा डोज जो है 6 महीनों के बाद लगाना है। ये अनइम्यूनाइज्ड पर्सन है। जो बच्चा फुली इम्यूनाइज्ड है ईपीआई के अकॉर्डिंग, उसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, लेकिन उसको टेटनस अगर होता है तो उसको हम, अगर टेटनस नहीं भी हुआ, मतलब इम्यूनाइज्ड है ऑब्वियसली, तो हमने उस बच्चे को सिंगल डोज टेटनस टॉक्सोइड का देना है। अगर बच्चे को 5 साल गुजर चुके हैं लास्ट डोज लगे हुए, तो हम टेटनस टॉक्सोइड का 1 सिंगल डोज दे देंगे, ठीक हो गया। प्रोग्नोसिस कैसी है? टेटनस में मोर्टेलिटी रेट 60% है या ज़्यादा है फॉर द टेटनस नियोनेट्रम, ठीक है, जो अम्बिलाइकल स्टम्प से हो रहा है टेटनस नियोनेट्रम, उसमें ज़्यादा है मोर्टेलिटी। 20 to 50% बच्चों में है, जो चोट वगैरह से अगर हो टेटनस। मोस्ट मोर्टेलिटी जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि इसमें फर्स्ट वीक होता है जो इलनेस का, वो ज़्यादा खतरनाक है। साइंस और सिम्टम उसी में अपीयर होते हैं 3 to 7 डेज़ में। सेकेंड वीक स्टेबल होता है, और 2 to 6 वीक में बच्चा रिकवर करेगा अगर वो सर्वाइव कर जाता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस हैज़ मोस्ट मोर्टेलिटी, दैट्स इट।
यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ सिंपल सा टॉपिक टेटनस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला टॉपिक मीजल्स